प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज जिन मेहमानों से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है, उनमें बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आपका बलोच साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजियाकार हामिद अल मशक्की साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद अल मशक्की साहब, मैं जरा आपसे पहले आगाज करना चाहता हूं, मुझे यह बताइएगा, ये जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं जिनमें से एक 16 फरवरी, 19 फरवरी और आज 21 फरवरी के बाय इलेक्शंस हैं, ये इसमें शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त ये एलिमेंट बढ़ता क्यों जा रहा है? बहुत शुक्रिया फरीद। देखिए, बात यह है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस बाई इलेक्शन को तमाम पार्टियों ने जिंदगी मौत का मसला बना दिया है। और इसके अंदर ये हो गया है कि जहां पहले जिमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, वहां पर आप अपने पार्टी वाबस्तगी के बावजूद आप एक दूसरे का लिहाज करते थे। आप ये जानते थे कि वोट के तकद्दुस के साथ साथ आप अपने हल्के में आपने लोगों से मिलना है, उठना है, बैठना है, आपका वही सब कुछ होता है। लेकिन बदकिस्मती से अब खुलेआम मसले की नुमाइश भी देखी हमने। बदकिस्मती से डस्का में जो वाकया हुआ वो भी देखा। नहीं, तशद्दुद का पहलू आ आमिर गया। साहब, क्या ये पहली बार है? और क्या आप समझते हैं कि इससे पहले चाहे वो बाय इलेक्शंस हो या जनरल इलेक्शंस, वोट या इलेक्शंस, जिंदगी और मौत का मसला तो हमेशा से रहा है? नहीं, देखिए, जिंदगी और मौत का मसला इस तरह नहीं बनाया जा सकता जिसके अंदर किसी मासूम की जान चली जाए। ऐसा पहले इतनी शिद्दत से नहीं था। और ये मैं कहूंगा कि पिछले 2 साल में जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट ने हर मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया, इसके अंदर हुकूमत पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है। जो इंतजामिया है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, वो मेक श्योर करे कि अमनो अमान रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक दूसरे की तरफ एक जलाओ गिराओ के या भड़काने के बयानात दिए जाते हैं तो वो जलती पर तेल का काम करते नहीं, तो हैं। ये जो बाय एक और इलेक्शंस बात- के अंदर जो शिद्दत पसंदी है, इसकी जिम्मेवारी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऊपर डाल रहे हैं? मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन की है और तहरीक इंसाफ की है। बाकी जमातों को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट इन पावर और जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। नदीम कुरैशी साहब, जिम्मेदारी ऐसे आपके ऊपर पड़ती है बिकॉज आपकी गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये तमाम इदारे जितने भी हैं वो तमाम हुकूमत के अंडर होते हैं। मुझे बताइएगा जरा सा कि बाय इलेक्शंस जो हैं इसमें क्यों इतना ज्यादा अदम बर्दाश्त पैदा हो गया है, तशद्दुद इतना ज्यादा हो गया है? यानी कहीं पे पोलिंग अमला जो है वो धुंध की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं पे जो पोलिंग जो स्टेशंस के ऊपर रखे हुए जो बैग्स हैं या फिर जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो जलाए जा रहे हैं। वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरीद रईस साहब, सबसे पहले तो मुझे हामिद साहब की इस बात पर इस हद तक जरूर अफसोस रहेगा कि इन्होंने डायरेक्ट बजाय तज्जिए के हुकूमत को मुर्देजा ठहरा दिया। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, अमूमी तौर पे और खुसूसी तौर पे हुकूमतें ही रट कायम कर रखने की जिम्मेदार होती है। यहां सूरत हाल हमारे मिजाज की है। आप देखें कि आज से 20 साल पहले जब मुखालफीन को पॉलिटिकल, जब उनकी कैद हुआ करती थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन में लोगों की जुबानें काटी गई, अपने मुखालफीन के खिलाफ हेलीकॉप्टर से पंफलेट फेंके गए और बहुत सारे लातादाद वाकयात हमारी सियासत के माथे पे एक बदनुमा दाग की तरह से है। आज तो आज तौर भी पे वो आज भी नहीं धुल सके। मुझे समझ नहीं है। नदीम साहब, आज जिस दौर में हम जिंदा है, नदीम साहब, आपने जिन वाकयात की तरफ इशारा किया, माजी में अगर वो होते रहे तो आज 21वीं सदी के अंदर उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा, लेकिन हो वही सब कुछ रहा है जो पहले होता था। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आज हम सोशल मीडिया के दौर में जिंदा हैं। हर शख्स की, बल्कि नौजवानों की अक्सरियत के हाथ में इंफॉर्मेशन का जरिया है, उनके अपने हाथ में एक्सेस है, वो देख सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। आज हम सब की हुकूमत से ज्यादा, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी हर शख्स के ऊपर हुकूमत एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का अहलकार तैनात कर दे। मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूं, मिन हैसुल कौम, हमें सबको अपने अपने रवैयों पर नजर रसाने की जरूरत है। आप देखें, अभी पिछले दिनों शहबाज गिल साहब एक कोर्ट पे एक पेशी के लिए आए तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, और बहुत सारे वाकयात इस तरह के हैं जो हुकूमती अराकीन को फेस करने पड़ते हैं। आप महसूस करें कि गुजरांवाला में इलेक्शन हुआ, वजीराबाद में, वहां यह सूरत हाल नहीं थी। नौशहरा में इलेक्शन हुआ, वहां यह सूरत हाल नहीं थी।
सिंध में एक दो जगह इलेक्शन हुए, वहां इतनी पैनिक सूरत नहीं थी। ये डस्का वाले अच्छा, कराची में जो कुछ हुआ, मैं एक पैरामीटर में देखता हूं, नदीम साहब, जो कराची में हुआ वो, और मैं ये देखिए मैं वो अर्ज कर रहा हूं ना जी, मैं खास पैरामीटर्स में कुछ वाकयात को देखता हूं कि जिनको प्लान करके किया गया। आप कुछ अर्सा पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसी डस्का इलेक्शन के हवाले से फरमाया था कि जी हमें आखिरी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा, हमारी 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 जमात जाएगी। फिर आप देखिए जब इलेक्शन से चंद रोज पहले आबिद रजा नामी शख्स को रोका गया, उसके साथ असला बरदार लोग थे, वहां अतातार साहब ने रेजिस्ट किया, उनकी गिरफ्तारी वाला वाकया फ्लैश हुआ, हालांकि वो गिरफ्तारी नहीं थी, वो उनकी रेजिस्टेंस पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हमें सब लोगों को जो लीड कर रहे हैं, मैं अपने आप को शायद उसमें शामिल ना करूं, वो जो टॉप लीडरशिप है, मैं जब मरियम नवाज साहब ने अभी कल परसों एक स्टेटमेंट दी कि लोग अब मेरा दूसरा रूप देखेंगे, इस दूसरे रूप से क्या मुराद है? आप अपने नौजवान को क्या पैगाम दे रहे हैं? चले आप मैं आपकी इसी बात को जरा अली गौर बलोच साहब है उनको भी शामिल गुफ्तगू करता हूं। देखिए, सियासी जो बयानात हैं उनको कोई भी अपने तौर से किसी भी तरह से मिस इंटरप्रेट तो कर सकता है, या उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग अलग हो सकती है। अली गौर बलोच साहब, एक तो ये चीज की जो बात नदीम कुरैशी साहब कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात यह भी कि वोट की इज्जत दो को नारा लगाने वालों ने वोट की इज्जत को तार तार कर दिया। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का ये स्टेटमेंट है। मुझे बताइएगा कि वोट की इज्जत क्या तार तार हो रही है? क्योंकि वोट जो है, लोग तो अपना वोट कास्ट करके चले जाते हैं, आपकी हिफाजत भी वो खुद करें। शुक्रिया रईस साहब। देखें, गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई शक को शुबा नहीं, जो 2018 के इलेक्शन हुए वो भी इलेक्शन नहीं थी, पूरा पाकिस्तान जानता है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया को ये पता है कि ये एक इलेक्शन नहीं, ये एक सिलेक्शन थी। और ये सिलसिला आपको पता है अब से नहीं, पिछले 70 साल से चला आ रहा है, और ये उसी का शाखसाना है कि ये जो हुकूमत मार्ज़े वजूद आई, आपने देखा कि किस तरह से 2018 में आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, और उसके बाद आपने जो एक इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से आपने रोटी का नवाला भी छीन लिया, इस हुकूमत ने उनके सर से चादर भी छीन ली, और महंगाई करके उनका जो है वो रोजी का लुकमा और बेरोजगारी आम कर दी। लेकिन इसके साथ साथ आ जाके उसके पास एक हक था, जो कि वो वोट की पर्ची के से अपना अवामी नुमाइंदा चुनता था, वो भी आपने छीन लिया। यही वजह है। लेकिन अली गौर साहब, अली साहब, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, ये तो देखिए वो जेनरिक डिबेट है, जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, नदीम कुरैशी साहब अपनी जमात के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हामिद अल मशरिकी साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपना एनालिसिस देंगे। मैं पूछना यह चाहता हूं यहां पे कि दोनों ही जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, बाय इलेक्शंस के अंदर अदम तशद्दुद और जो शिद्दत पसंदी है वो हम क्यों वो बढ़ क्यों रही है? यानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए रईस साहब, बाकी दोस्तों ने इजहार किया है, मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे अपना मौकफ प्लीज मुकम्मल करने दें। मैं आपके सवाल का यकीनी तौर पर पहले जवाब दूंगा। गुजारिश ये है कि जब आपने देखा कि जो एक पाकिस्तान में नया कल्चर तब्दीली के साथ आया है, वो मार धाड़ का कल्चर है, वो बदतमीजी का कल्चर है, और उसकी मिसालें बड़ी वादे हैं। जब आप कंटेनर पर खड़े होकर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करेंगे, जब आप गैस और बिजली के बिल जलाएंगे, जब आपके वज़रा से आप अपने मेयर लेके सवालों के जवाब देने की बजाय ऑपोजिशन को गालियां देंगे, जब आपके वज़रा जो है वो टॉक शोज में जाकर जो काले बूट जो है वो टेबल्स के ऊपर रख देंगे, जब आपके वज़रा शादी की तकारीब में सहाफियों को थप्पड़ रसीद कर देंगे, तो उस कल्चर से आप अंदाजा कर ले कि ये हुकूमत कौन सा कल्चर परवान चढ़ाना चाहती है, और इस नई जनरेशन के लिए मतलब है कि ये क्या मिसालें जो है वो बना रही है, और नई जनरेशन वो किस तरफ लेके जा रही है। अली साहब, क्या ऐसा सब कुछ पहली बार हो रहा है? क्या माजी में ऐसा सब कुछ कभी नहीं हुआ? ये वो रिकॉर्ड है, ये वो रिकॉर्ड अपनी इंतहा को पहुंचे हैं जो कि इससे पहले पाकिस्तान में देखने में नहीं आए। गुजारिश आप कर रहे थे इस इलेक्शन में, देखें इस इलेक्शन में एक वीडियो ऐसी भी है, अगर नहीं है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जब वो फायरिंग कर रहे थे और कत्ले आम और क़यामत सुगरा का मंजर बर्पा हुआ था, तो इनके एमएनए के कैंडिडेट जो थे डस्का से, वो पास खड़े हुए, उनसे पास खड़ा हुआ बंदा फायरिंग कर रहा है। जब आप पुलिस को और इंतजामिया को उनकी असल ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या एक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के बजाय
आप उनको लोगों की हैरासमेंट और वोट मांगने और लोगों को डराने धमकाने के ऊपर लगा देंगे, तो फिर रात के 3 बजे जो है वो चीफ सेक्रेटरी भी कॉल नहीं सुनेगा, आईजी पुलिस भी कॉल नहीं सुनेगा। और जिन इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है वो दूर दराज इलाकों से थे वो तो पहुंच गए, लेकिन उन 20 यूनियन काउंसिल के जो के 10 के करीब तरीन थी उनके रिजल्ट वहां तक ना पहुंचे। इस कल्चर में आप बताएं कि जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां पर फिर लोग अपना हक मांगा नहीं करते, लोग अपना हक छीनते हैं। और आज आपने देख लिया कि उसके बाद जब आज मरियम नवाज साहबा डस्का में पहुंची हैं तो लखूखा लोगों का जमे गफीर जो है वो इनकी हुकूमत पर एक वाजे अदमे एतमाद ठीक है। यानी आप मैं ऐसी चीज को लेता हूं, जरा सा आगे चलता हूं। अली गौहर साहब, आपने बिल्कुल जो बात की है, मैं जरा इस चीज के ऊपर जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, लेकिन उसके साथ साथ जहां मरियम साहबा गई हैं वहीं पे हुकूमती नुमाइंदे सेनेटर शिबली, फराज, फवाद चौधरी, ये तमाम, फिरदौस आशिक कमान, ये भी वहां पर गए और अपने तौर के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जब है वो अपने तौर पर अपनी जो है वो अपने तौर पर वो मूव बनाती है। हामिद अल मशक्की साहब, मुझे ये बताइएगा जरा, नौशेरा के अंदर जो है वो पीएमएलएन की जो कामयाबी है, मुझे ये जरा बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खो रही है, पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि ये जो जीत है ये पीडीएम के बयानियों को वोट मिला है या नून लीग के बयानियों को वोट मिला है? देखिए फरीद, बात ये है कि अब टाइम आ गया है कि पीटीआई ये बात समझे कि उसकी मकबूलियत कम हो रही है बल्कि खो रही है। और उसकी वजह यही है कि देखिए, जो आप पब्लिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, आप अवाम को बहुत सारी परेशानियों को एड्रेस नहीं करेंगे तो अवाम बहरहाल अपना रिएक्शन देंगे। नौशहरा जैसी पक्की सीट पीटीआई का हारना जो है वो नविश्ता दीवार है पीटीआई के लिए, और उसको वो जितनी जल्दी पढ़ ले उतना अच्छा है। और इससे इनकार नहीं कि पीडीएम से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ये नून लीग की कामयाबी है, और उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर मरियम नवाज और नून। अच्छा, पीडीएम का आप कह रहे पीडीएम का बयानिया से ज्यादा पीएमएलएन का बयानिया कामयाब हुआ है? मेरा ख्याल ये है क्योंकि पीडीएम के बयानिए के अंदर खुद कुछ जगहों के ऊपर इख्तिलाफात नजर आते हैं, और पीडीएम का बयानिया जो है वो सिर्फ हुकूमत को हटाने तक तो मकबूल है, लेकिन जब स्ट्रीट पावर की सियासत आती है तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून की जो बयानिया और जो स्ट्रीट पावर या वोट की जो पावर है वो मुस्लिम लीग नून की अपनी इंप्रूव हुई है। उसमें पीटीआई की ज्यादा गलती है, पीटीआई की कोताहियां जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ाती जाएंगी और मजीद बढ़ाएंगी। जिमनी इलेक्शन जो होता है फरीद, वो एक तरह से अवाम की तरफ से एक उस वक्त के एतबार से एक फैसला होता है, और इस फैसले को समझने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि कुरैशी साहब हो या गौहर साहब हो, सबसे बड़ी बात ये कि अब लेकिन हामिद साहब अगर कहीं से पीटीआई जीतती है, मैं आपको अगर कहीं से पीटीआई कामयाब होती है तो फिर किसका बयानिया कामयाब होगा? मैं आपको बताता हूं। देखिए, पीटीआई अगर उस सीट से जीतती है जहां पहले भी जीती है, और पहले जीती है 30,000 वोटों से, अब जीतती है 4,000 वोटों से, तो फिर एक बार पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि उसका पिछली बार की जीत का मार्जिन इतना कम क्यों रह गया है। अगर तो जीतती है 30,000 वाली सीट 1 लाख वोटों से, 50,000 वोटों से, तो मैं कहूंगा पीटीआई का बयानिया मकबूल हो रहा है। लेकिन अगर उसका नंबर ऑफ वोट्स इतना नीचे चला गया कि उसको अपनी जीती हुई सीट भी बचानी पड़ गई, तो इसका मतलब फिर पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है और पीटीआई को देखना पड़ेगा। नदीम कुरैशी साहब, ये आपकी कोताहियां हैं या फिर वो जो डिलीवरेबल्स जो वादे थे और जो अवामी मामलात और मसाइल पे जो वादे किए गए थे, आप समझते हैं कि यही वो वजूहत है? क्योंकि बाई इलेक्शंस चाहे हम जो 16 फरवरी का देखें, 19 का या फिर 21 फरवरी का भी हो रहा है, रिजल्ट उसके अभी आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल जो वाकया वहां पर नाखुशगवार हुआ, क्या आप समझते हैं कि क्या आपकी आप भी अब भी ये समझ रहे हैं कि अवाम में आप मकबूल हैं? देखिए फरीद रईस साहब, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हुकूमतों पर अमूमी तौर पर अवामी प्रेशर हमेशा से रहा है। आप पिछली 6 हुकूमतों को उठा के उनके 2.5 साल के अदवार के सारे न्यूज़पेपर ले ले, अगर किसी जगह आपको सेटिस्फेक्शन नजर आ जाए, आपने मुझे जुर्माना करना है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करता हूं, हमने देखना यह है कि क्या माजी में कभी किसी हुकूमत के दौर में ऐसा हुआ कि उसे बाई इलेक्शन में शिकस्त हुई? हमने देखना यह है कि क्या माजी में
हुकूमतों ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करके इदारों को हाईजैक करके अपनी मर्जी के नताइज नहीं लिए। शौकत अजीज जैसा एक ऐसा शख्स जो ड्राइंग रूम का पॉलिटिशियन था, घर बैठकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बैठ नदीम साहब, वजीर एमएलए बना चाहता हूं। देखिए एक मिनट, मैं आपके इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज जो है आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है वो प्रेस रिलीज? जी हाँ, वो चार्जशीट नहीं है, वो खुली चार्जशीट नहीं है। एग्जैक्टली। मैं आपको अच्छा अब हम टेक्निकलिटीज की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं पहले अपने दोनों दोस्तों की बात का जवाब दूं। नहीं बिल्कुल दे। तो बलोच साहब मैंने तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया। इन्होंने जी मैं अर्ज करता हूं, इन्होंने फरमाया अभी अली गौर बलोच साहब ने कि जी पीटीआई ने ये सारा कुछ किया, ये किस कल्चर को फरोग दिया। देखिए भाई, अगर हमने एज ए नेशन सोचना है तो आपकी जिम्मेदारी हुकूमत से कम नहीं है। आप 6-7 बार यहां इक़्तिदार में प्रोविंशियल और फेडरल मिला कर रहे हैं। मैं इनसे क्वेश्चन करता हूं, शायद इनको मालूम ना हो, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, हिस्ट्री पढ़ता रहता हूं। लाहौर में एतजाज एहसन नाम के, जहांगीर बदर नाम के, मियां मिसबुर रहमान नाम के बहुत सारे ऐसे लोग थे शुरफा जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से लाहौर में पॉलिटिक्स किया करते थे। 90 की दहाइयों में उनकी सियासी नसबंदी ऐसी की गई, मैं ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि हमने जो कल्चर डाला है, हमने जो कल्चर प्रमोट किया है, हमने भुगतना है, या मकाफात अमल भी है। लाहौर में नून लीग के अलावा किसी भी शख्स के लिए पॉलिटिक्स करना नामुमकिन कर दिया गया था। अब ये लोग बड़े दावे करते हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, बड़ी दानिशवराना अच्छा मुझे ये तो बता देना आपने सुना राणा साहब, देखिए साहब मुझे बता देना ये बाय इलेक्शंस में क्यों नहीं आपको वो कामयाबी मिल पा रही है? मैं तो सवाल आपसे उसका पूछ रहा हूं। पहली बात करेक्ट, जहां पे इलेक्शन था वो सीट हमारी नहीं थी, जेयूआई की सीट थी, हम वहां जीते। यहां वजीराबाद की सीट पीएमएलएन की थी, पीएमएलएन को वो सीट मिल गई। डस्का की सीट पीएमएलएन ने जीती हुई थी, वहां इन हमारे कैंडिडेट ने 2018 में 60,000 वोट लिए थे। अब अगर नताइज इलेक्शन कमीशन ना रोकती तो 1,28,000 से ज्यादा वोट कास्ट हो गए। नदीम साहब एक बात और भी आ रही है कि जहां पे जो डस्का की बात करें वहां पे जो टर्न आउट रहा है वो 30 से 35% था, लेकिन जो मुतनाजा पोलिंग स्टेशन से जो टर्न आउट नजर आया है इट इज अराउंड 90%। ये कैसे मुमकिन हो सकता है नदीम साहब? देखिए मैं समझता हूं हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज नहीं है, चूंकि अब इसके नताइज रोक लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन अभी आपने अगर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो फिर कामयाबी का दावा कैसे कर रहे हैं सर? कामयाबी का दावा इसलिए कि नताइज आ रहे थे, हम उन नताइज की बात कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने क्यों ट्वीट किया था 12:35 पे, डस्का नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब? ये मरियम नवाज साहब कैसे अच्छा चले हमें नदीम साहब अगर वहां से ट्वीट हो गया तो जो वो करेंगे आप भी वही करेंगे? नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, अभी आपने खुद अभी फरमाया कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमें चार्जशीट किया। हमने अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने आती है। हाँ। हमारे प्रोग्राम का इंट्रो था ये अदम बर्दाश्त का एटीट्यूड, ये लोगों की जानों से खेलने का एटीट्यूड, ये ट्वीट के जरिए जिनके बच्चे कत्ल हुए, शहीद हुए, उनको पुरसा देने का एटीट्यूड, अपनी जाती मफादात के लिए लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देने का एटीट्यूड, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपने बिजनेसेस को लंदन में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में प्रमोट करना, और पाकिस्तान के आम बच्चे को वोट को इज्जतों के मोटो के जरिए यह कहना कि आपने वोटों को रुस्वा करना है। आपके प्रोग्राम का इंट्रो वो था, मैंने उस पर बात की है कि हमने कैसे देखना है कि हमने अपनी नई नस्ल को, अपने नौजवान को वेरी ट्रू देखिए उसके अंदर था। लेकिन डेफिनेटली आप पॉलिटिकल वर्कर है, अली गौर साहब पॉलिटिकल वर्कर है, तो थोड़ा पॉलिटिकल उसके ऊपर भी हम जरा बात तो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जो इस वक्त है बाय इलेक्शंस के अंदर सवाल वही है। मैं इसी बात को अली गौर बलोच साहब की तरफ लेकर आता हूं कि अली साहब इस बात का क्रेडिट तो दें पीटीआई को कि इनकी ही हुकूमत है और बाय इलेक्शंस में इनको वो कामयाबी नहीं मिल रही, वरना माजी में तो बाय इलेक्शंस में जिसकी हुकूमत नशिस्त भी उसी की। देखिए गुजारिश ये है कि अगर हुकूमतें डिलीवर करें तो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा मार्जिन होता है हुकूमत के लिए, उसके बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाए। ये आपको पता है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारा पॉलिटिकल कल्चर है और यही हमारी सियासी तारीख है। आप ये देखें कि ये मुल्क की मुआशी बदहाली, मुल्क की सियासी बदहाली जो है वो इन हालात पर पहुंच चुकी है कि जब मरकज में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है,
तो जब इसके बावजूद आप इलेक्शन हार रहे हैं तो उसकी साफ वजह यह है कि आपने इस मुल्क को एक तबाही की दहाने के ऊपर पहुंचा दिया लेकिन है। इसका एक एस्पेक्ट ये भी तो अली गौहर साहब है, जो हुकूमत कहती है कि हमने इंतजामिया पर हमने दबाव नहीं डाला, क्योंकि बाय इलेक्शंस के अंदर देखें हमेशा से ये कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत है वो इंतजामी उमूर को और इंतजामिया को इस्तेमाल करते हुए उन इलेक्शंस का रिजल्ट अपनी तरफ ले लेते हैं। रईस साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि देखें जिस तरह से कि जिस भोंडे तरीके के साथ इन्होंने इंतजामिया को इस्तेमाल किया है, आप हमारी बातों पर ना जाएं कि हमें इनसे क्या गिला शिकवा है या हमारे क्या तफदात हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो प्रेस रिलीज जारी की, वो इनके खिलाफ खुली चार्जशीट है। अगर कुरैशी साहब ने नहीं पढ़ी तो आप इनको पढ़ के सुना दें या मुझे इजाजत दें कि मैं इनको पढ़ के सुना दूं। वो हमने इल्जाम मैंने नहीं पढ़ी, लगाए। मुझसे जवाब लीजिएगा इस बात का, मुझसे जवाब लीजिएगा इस बात का, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है। मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी बात प्लीज मुकम्मल होने दें। गुजारिश ये है कि वो एक खुली चार्जशीट थी। आप देखें, मैं सिर्फ 2 मिसालें देता हूं। आप रात को गालबन वो 2-3 बजे का टाइम था, 2:30 या 3 बजे का, जब शहबाज गिल साहब ने ट्वीट की और उसमें लिखा कि नून लीग का कैंडिडेट जो है वो 4,500-5 हजार वोट से, उनकी ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है कि वो जीत रहा है। उसके बाद इन्होंने ऐसा छू मंतर चलाया कि 20 लोगों को गायब कर दिया। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा अपनी बात को समेटते हुए कि अली साहब धुंध में अभी देखे, अभी तहकीकात हो रही है, जी, वो धुंध में थे सर। तो मैं कब कह रहा हूं कि उनकी तहकीकात ना हो, तहकीकात हो, लेकिन मैं आपको ग्राउंड जब तक तहकीकात में कुछ आ नहीं जाता तब तक तो वो धुंध में ही होंगे ना। जी, मेरी गुजारिश सुन ले। एक पोलिंग स्टेशन ऐसा है, जब जनरल इलेक्शन हुए तो उधर जो जनरल इलेक्शन 2018 के थे, उधर 466 वोट कास्ट हुए। इस इलेक्शन में उधर 1100 कुछ वोट कास्ट हो गए। मतलब जनरल इलेक्शन में टर्नओवर इससे ज्यादा होता है, लेकिन आप देखें 1100 कुछ वोट कास्ट हो गए। और धुंध के अलावा यह भी हुस्न इत्तेफाक ही था कि बाकी 30% जा रहा है जो मतलब टर्न आउट है, और उधर 80% पहुंच गया उन 20 पोलिंग स्टेशन पर। जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में खुली धांधली और मतलब है कि एक रियासती दहशतगर्दी आप कह ले, और इंतजामिया को जिस बुरे तरीके के साथ इस्तेमाल किया गया है, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की 70 साल तारीख में रईस साहब नहीं मिलती। ठीक है, खुदारा जब और आप देख ले, ये अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। ये अभी मिसाल दे रहे थे वो केपीके के इलेक्शन की, वो एक कबायली इलाके का इलेक्शन है, और उधर भी आपने सिर्फ 800-700 वोटों से या इससे भी कम से आपने अपनी जीत, और उस पर भी जेयूआई के तफदात है, वो उनकी सीट थी और वो कह रहे हमारे साथ धांधली हुई है। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। चले सर, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं। आपके इस बात का जवाब जरा नदीम कुरैशी साहब से मैं लूंगा। आमिर साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है मैंने। ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद पाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हामिदुल मशीकी साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा नदीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अली गौहर साहब ने बात की। नदीम साहब मैं चाहूंगा आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा सा, कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज है वो तो खुली चार्जशीट है सर। चले इलेक्शन कमीशन की जो चार्जशीट है, जिन इदारों के खिलाफ है वो जिम्मेदार है उसका आंसर करने के। एक सर सुने ना, वो इदारे हुकूमत से ऊपर है, हुकूमत के नीचे? वो हुकूमत के अंडर है, हुकूमत भी जिम्मेदार है। मैं बात क्या करने जा रहा हूं कि वो भाषण जो पूरी कौम को सुबह शाम दिया जाता था, इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन को मर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद वो भाषण अब बंद हो जाए। अभी अली गौहर बलोच साहब और इनके तमाम रुफका बड़े लहरा लहरा के फरमाते हैं आरटीए सिस्टम बैठ गया था। अब ये अली गौहर साहब उसी बैठे हुए आरटीए सिस्टम का नतीजा है कि ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होता। हम सबके पास आईना है, हमें अपनी अपनी वो सारी कसावतें देखनी है जो हमने इस सिस्टम में इंजेक्ट की है। हम इस एग्जिस्टिंग करप्ट सिस्टम के सारे बेनिफिशियरी रहे हैं माजी में। अगर एक शख्स आज इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा है, उसकी कारकर्दगी पर आने वाला मौरख लिखेगा। आपको वोट पर यकीन है, आप भरोसा करें, 2-2.5 साल बच गए हैं, उसके बाद अगर हमारी मकबूलियत कम हो गई है, पाकिस्तान की अवाम फैसला करेगी। आप इतने सीख पा क्यों हुए जी?
आपको इतना जोश जज्बा क्यों है? आपको सुकून क्यों नहीं है? आपको आईनी हक दे रहा है बतौर अपोजिशन के, आप वो रोल अपने असेंबली में लेकिन नदीम साहब, इदारे अगर नीचे हैं, देखिए आपने खुद कहा इदारे, ये जो इदारों की बात है वो इदारे हुकूमत के अंडर हैं, हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन, कोई इकदाम, कोई चीज उठाएगी? देखिए मैं आपको फरीद रईस साहब एक बात बता दूं, अगर हम दुनिया में दो नौजवानों के इस खून से पहलू तय करेंगे, अल्लाह की अदालत में हम पेश हैं। जिस शख्स की भी यह जिम्मेदारी बनती है, मैं यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो फॉलोअर हूं जो इमरान खान के उस नजरिए का फॉलोअर है कि हमें सिस्टम को तब्दील करना है। मैं किसी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गुलाम नहीं हूं कि मैं बैठ के हर बुरी बात को इंडोर्स करूं, हर बुरी बात की तारीफ करूं। बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीजें हुकूमती जगहों सतह पर ठीक हो सकती हैं, देखिए ना जी, बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। मैं आज भी समझता हूं 10 का इलेक्शन का क्या फ्री ट्रायल होना चाहिए, पता चलना चाहिए उन तमाम क्या वजूह दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। मतलब कहां कहां आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा नहीं दिया। न्याय साहब कहते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो वो समझ ले कि उस मुल्क का वजीर आजम करप्ट है, अगर MNA MPs को डेवलपमेंट ग्रांट्स दी जाए तो वो उनको सियासी रिश्वत और खाने के लिए दिए जाते हैं। आपने जिस तरह से डाका 2018 के इलेक्शन पे डाला, उसी तरह आपने सेनेट में जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई उधर भी आपने वही डाका। ठीक है अली साहब, मैं आगे चलता हूं, वही डाका अब आपने डस्का के ऊपर डालना चाहा तो वहां पर पाकिस्तान के अवाम और डस्का की अवाम आपके आगे आकर खड़े हो गए। ठीक है, उनको आपने गोलियों के जरिए जो है आगे से हटाने की कोशिश की। अब पाकिस्तान में अगर सियासत चलेगी तो पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है बैलेट की सियासत चले, बुलेट की सियासत। ठीक है हामिद अल-मशरिकी साहब, हामिद साहब, आपने गवर्नमेंट को भी अपोजिशन दोनों को सुना इस चीज के अंदर, ये कैसे मुमकिन है? होगा क्या, करना क्या चाहिए, आपका एनालिसिस इस पर क्या है? देखिए फरीद, दो बातें हैं। एक तो कुरैशी साहब ने ये जो बात कही, मैं इनके साथ मुत्तफिक हूं कि अब ये जो दो जाने गई हैं, नाहक जाने गई हैं, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट इन पावर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उन कातिलों की निशानदेही करे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि अपोजिशन की सियासत तो अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर हुकूमत डिलीवर करेगी तो आवाम जो है वो उसको फिर वोट देगी, लेकिन अगर हुकूमत आवाम की बेचैनी में इजाफा करेगी तो आवाम जो है वो अपना रिएक्शन दिखाएगी। एक और बात फरीद रईस, आप ये देखें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी 2018 के इलेक्शन या पिछले इलेक्शन में कह देती है जी कि किसी सूरत फौज की निगरानी में भी नहीं होने चाहिए। गिलगित के इंतखाबात में भी कहा गया। एक बाई इलेक्शन होता है और उसके अंदर इंतजामिया जो है अगर वो अच्छी तरह इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा सकती तो आवाम क्या सोचेगी, आवाम क्या कहेगी कि किसके तहफ्फुज में मेरा इलेक्शन होगा। सर ये बड़े अहम क्वेश्चन है। पॉलिटिकल सिस्टम को अपने पॉलिटिकल मसाइल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठकर हल करने हैं। अगर ये तशद्दुद की राह अपनाएंगे तो ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है, जमहूरियत के लिए भी खतरनाक है। सबसे अहम बात तो ये है। और अवाम के जानो माल का तहफ्फुज़ जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, मैं किसी को ब्लेम। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका हामिद अल-मशरिकी साहब, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हमारा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका नदीम कुरैशी साहब, अली गौहर बलोच साहब और हामिद अल-मशरिकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।